मेरा नाम अली है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं इस वक्त ट्रेन में बैठा अपनी बीवी लारेब और बेटी नूर के साथ हैदराबाद जा रहा था। हमारे सामने एक और फैमिली भी बैठी थी जिसमें बुजुर्ग और उसके बेटे से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अली बेटा, आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, हम आने वाले स्टेशन पर उतरेंगे। इस बुजुर्ग ने मुझसे अपना फ़ोन नंबर मांगा। मैंने इस बुजुर्ग को फ़ोन नंबर दे दिया। ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो वो बुजुर्ग अपने अहलो अयाल समेत उतर गया। मुझे उनके जाने के बाद थोड़ा दुख हुआ, वो इतने अच्छे अखलाक वाले इंसान थे। काफ़ी घंटे बातचीत करने से मेरी उनसे अच्छी खासी पहचान बन गई थी, लेकिन उनका मेरे साथ ये सफ़र चंद ही घंटों का था। उनके जाने पर मैंने अपनी नज़रें घुमाईं, तभी ट्रेन के दरवाजे पर मेरी बेसाख्ता नज़र पड़ गई और मुझे अपने कुछ साल पहले किए गए सफ़र के मनाजिर याद आए। 6 साल पहले जब मैं अपने दोस्त की शादी के सिलसिले में मुल्तान से हैदराबाद वापस आ रहा था, तभी मेरे सामने बैठी लड़की जो कब से मुझे देखे जा रही थी, इसने अपनी बोतल जानबूझकर मेरे सामने गिराई। ये बोतल उठाकर दे दें, इस लड़की ने मासूमियत अपनाते हुए आंखें पिटपिटाई। मैंने इसे नज़रअंदाज करते हुए अपना ध्यान वहां से हटा लिया। वो लड़की मुझे घूरते हुए खुद बोतल उठाने लगी। इसके बाद इस लड़की ने बहुत कोशिश की मुझसे बात करने की, लेकिन मैंने कानों में हैंड फ्री लगा ली। मैं गर्मी के सबब थोड़ी देर बाद उठकर ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा हो गया, जब वो लड़की भी वहीं पर आ गई। क्या मसला है आपके साथ, मैंने इससे पूछा। अब कब से मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं? इसने अपनी काजल से भरी हुई आंखें सुकोड़कर मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं आपको जानता नहीं हूं और नामुहर्रम औरत को देखना एक मर्द को ज़ेब नहीं देता है। मैंने अपनी नज़रें ट्रेन के दरवाजे पर मरकूज करते हुए कहा, जहां हरियाली ही हरियाली थी। ट्रेन के चलने पर सारे मनाजिर पीछे होते जा रहे थे। थोड़ा आगे सरसब्ज वादियों के हुसैन मनाजिर थे जो देखने वालों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाते। आप तो बड़े समझदार लगते हैं, दरअसल मुझे आप बहुत पसंद आ गए हैं, हैंडसम और डिसेंट से हैं आप, इसलिए बात की नहीं तो मैं ऐसे किसी से भी बात नहीं करती हूँ, इसने इस बार अपने लहजे में शासत की समोते हुए कहा। मैं इसकी ये बात सुनकर शर्म के मारे जाने लगा कि एक लड़की होते हुए वो इतनी ढिठाई से अपनी राय का इजहार ख्याल कर रही है। जब इसने मेरे आगे आते हुए मुझे रोका, प्लीज आप मुझे अपना नंबर दे दे, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप मुझे अपनी दोस्त समझ लें, इसने मिन्नत करते हुए कहा। देखें, आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको हरगिज नहीं जानता और ना ही आप मुझे, तो ऐसे कैसे मैं आपको अपना नंबर दे दूं? इस बार मैंने अपना लहजा सख्त करते हुए कहा। आप नंबर दे दे, मैं सच में आपको तंग नहीं करूंगी, प्लीज अगर आप नहीं दिया तो फिर आप जिम्मेदार होंगे, इसने चलती हुई ट्रेन के बाहर देखते हुए कहा, जहां दरियाए सिंध का पानी ठाठे मार रहा था। इसके इस तरह बोलने पर नाचार मुझे अपना नंबर देना ही पड़ा। वो कुछ देर मुझे देखने के बाद डब्बे में जा बैठी, मैं भी अपनी जगह पर बैठ गया। हैदराबाद रेलवे स्टेशन जैसे ही आया, मैं वहीं पर उतर गया और वो लड़की भी वहीं पर उतरी। इसे वहां उतरते देखकर मुझे दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आया कि वो भी हमारे शहर की है। लेकिन जब वो अपने अहलो अयाल के साथ गाड़ी में बैठी, मेरे जिस्म के अंदर सुकून की एक लहर दौड़ गई कि एक बिला से जान छूट गई। मैं भी अपने घर के रास्ते की तरफ गामजन हो गया। इस सफ़र के 2 दिन बाद ही इस लड़की के मैसेजेस और कॉल्स आना शुरू हो गए। 2 दिन तक तो मैंने बहुत नज़रअंदाज किया, लेकिन इसकी मुसलसल कॉल्स आने पर ना चाहते हुए भी मैंने इसकी कॉल उठाई। तब से मेरा सुकून गारत होने वाला है, मुझे कतई मालूम नहीं था। इसने अपना नाम तानिया बताया। इसके बाद हम दोनों की रोज़ाना बात होने लगी। अब मुझे भी इसमें दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। बिलाखिर एक दिन इसने मुझे फ़ोन पर इजहार मोहब्बत किया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही बाकी ना रहा। मैंने भी जवाब में इससे प्यार का इजहार किया। अब हमारी बातचीत और बढ़ गई। मैंने इसे अपनी अम्मा बाबा को हमारे रिश्ते की बात करने के लिए इसके घर भेजने का कहा, लेकिन इसने ये कहकर मना कर लिया कि पहले तुम कोई अच्छी नौकरी तलाश कर लो। इसने बातों ही बातों में मुझे बताया था कि इसे फौजी और डॉक्टर बहुत पसंद है। मैंने भी दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि अब मैं भी आर्मी ज्वाइन करके इसे सरप्राइज दूंगा। लेकिन तब मुझे कतई मालूम नहीं था कि इससे पहले ही वो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। कुछ दिनों बाद मैंने अपने वालिदैन को हकीकत बताते हुए रिश्ता ले जाने का कहा। मेरे वालिदैन ये सब सुनकर भड़क ही उठे और बोले, हम किसी अनजान लड़की के घर तुम्हारा रिश्ता हरगिज भी नहीं लेकर जाएंगे। तुम्हारी चचाजाद से हमने तुम्हारा रिश्ता तय किया हुआ है और उसी से तुम्हारी शादी होगी। बाबा ने दो टोक बात करके मुझे चुप करवाना चाहा, लेकिन बाबा, मैं तानिया को पसंद करता हूं। मैंने भी डरते हुए कहा, कहीं बाबा कुछ कर ही ना डाले। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो जाओ, जाकर अनजान लड़की से शादी कर लो। इसके बाद हमारे घर की दहलीज पर अपने कदम भी मत रखना। बाबा कहकर हाँफते हुए सोफे पर बैठ गए। अम्मा ने मुझे शकोकुना नजरों से देखा तो मैं कमरे से बाहर निकल गया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। तानिया पहले की निस्बत अब मुझसे कॉल पर कम बातचीत करने लगी थी। मैं कॉल्स करता तो वो पढ़ाई या फिर घर के काम करने के बहाने बना जाती। मैं भी इसको खुश करने के चक्कर में फौज में भर्ती होने के लिए घन चक्कर बना हुआ था। और फिर 8 महीने की भागदौड़ और सारे टेस्ट पास करने के बाद मेरे पास आर्मी लीटर आया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था।
मैंने घर में सबको बताया, वो सब तो मुझसे भी ज्यादा खुश होने लगे। बाबा तो मुझे देखकर अम्मा से कहने लगे, चलो अच्छा हुआ अली सुधर गया, अब लारेब से इसकी शादी के बारे में सोचा जा सकता है। मैं उनकी ये बात सुनकर दिल बर्दाश्त होते हुए कमरे में चला आया और जेब से मोबाइल निकालकर तानिया को कॉल करने लगा। मैं कब से इसे कॉल किए जा रहा था लेकिन इस तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। कॉल उठाओ, क्या मसला है? मैंने गुस्से से मैसेज किया और अगले 5 मिनट बाद इसने मुझे कॉल की और बोली, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? तानिया ने गुस्सा में चीख कर कहा। क्या हो गया है तानिया, सब ठीक तो है? मैंने इसके बदले तेवर और उसके गुस्से से बात करने पर पूछा। सब ठीक है, आइंदा के बाद मुझे कॉल मत करना, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं जानती। तानिया ये कहते हुए कॉल काटने लगी। इसकी ये बात सुनकर गोया मेरे सर पर आसमान आ गिरा हो। मैंने इसे कॉल काटते देखकर जल्दी से इसे रोका। तानिया क्या हुआ है? मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है तो बता दो, पर ऐसे तो मत बोलो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें आज एक सरप्राइज देने वाला था। मैंने अपनी आंखों से बहते तवातुर आंसुओं को हाथ से पीछे करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। मेरी शादी मेरे कजिन से हो रही है, वो फौजी है, एक हैंडसम और अच्छा खासा कमाने वाला मर्द। तो मेहरबानी करके आज तक जो हमने बात की थी इसे एक अच्छा सा ख्वाब समझकर भूल जाओ। तानिया ने मुस्कुराते हुए फोन पर कहा, लेकिन तुमने ये सब मेरे बारे में भी तो कहा था और हम दोनों ने शादी के ख्वाब एक दूसरे के साथ हमवार किए थे। अब तुम ये सब कैसे कह सकती हो? मैंने अपने ऊपर जब्त के किए बंध तोड़ते हुए इसे झिड़कना चाहा। क्या हो गया है अली? वो तो एक कशिश थी जो मुझे तुम्हारी तरफ लेकर आई थी और अब वो खत्म हो चुकी है। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी और अब तुम मुझसे दोबारा राब्ता नहीं करोगे। तानिया ने ये कहते हुए हमेशा के लिए राब्ता मुनक़ते कर लिया। मैं फ़ोन को पलंग पर फेंकने के बाद ज़ारो कतार रोने लगा। आज इसकी बेवफाई पर मैं मर्द होते हुए भी बिलक बिलक कर रो रहा था। मेरी फ़ौज में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी, एक नया जज्बा उभर कर सामने आया था। इसकी बेवफाई की बदौलत में कम बोलता, हर रोज़ इसके साथ हुई बात को याद करते हुए अजियत से दो चार होता। मैं ट्रेनिंग के बाद जैसे ही घर आया मेरा पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया गया। बाबा और अम्मा ने मुझे बताया कि अगले महीने मेरी शादी की तारीख रखी गई है। मैंने भी इस बार उनकी बात की नफ़ी नहीं की, अब नफ़ी करने की वजह ही नहीं रही थी। और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया। मैंने अपनी नई नवीली दुल्हन को पहले ही दिन बावर करवा दिया कि मैं इसे इसके सब हुकूक दूंगा, इससे बढ़कर मुझसे कोई उम्मीद ना रखी। लारेब थी तो पढ़ी लिखी, खूबसूरत, दराज कद, इस पर कमर से नीचे तक आते बाल पर थोड़ी डरपोक किस्म की लड़की थी। वो मेरी हर बात खुश असलूबी से मानती, मेरा हर काम वक्त से पहले कर देती। लेकिन मैंने कभी इसके बीवी वाले नाज नखरे नहीं उठाए। मुझे लगता था लारेब भी तानिया की तरह की ही लड़की है और अभी ये सब अच्छा बनने का नाटक कर रही है। 15 दिन की छुट्टी के बाद मैं अपनी ड्यूटी के सिलसिले में कराची कैंट चला गया और फिर वहां से मेरा ट्रांसफ़र बॉर्डर के पास मौजूद एक इलाके में हुआ। मैं अपनी ड्यूटी में इंतहाई मशगूल हो गया था। बॉर्डर पर हालात ख़राब थे और मेरा ट्रांसफ़र वहीं पर मौजूद आबादी वाले इलाके में हुआ था। साल होने वाला था और मैं घर नहीं गया था, अलबत्ता फ़ोन पर घर वालों से बातचीत होती रहती थी। तभी एक दिन फ़ोन पर अम्मा ने मुझे बाप बनने की खुशखबरी दी। मैं दिल की गहराइयों से खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फिर 9 माह बाद मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया, मगर मैं पहला बाप था जो अपनी बेटी की पैदाइश पर अपनी बीवी के साथ नहीं था। जैसे ही हालात ठीक हुए मैंने छठी पर जाने की दरख्वास्त दायर की और फिर आखिरकार 2 दिन के बाद मेरी दरख्वास्त कबूल की गई और मुझे 20 दिन की छुट्टियां मिल ही गईं। मैं अपने तमाम फौजी साथियों से मिलकर घर के लिए रवाना हुआ। 2 दिन के सफ़र के बाद घर पहुंचा। सब घर के अफराद मेरे मुंतज़िर बैठे थे, चूंकि मैंने सबको पहले ही खबर कर दी थी। मैंने लारेब और अपनी बेटी को वहां न पाकर अम्मा से पूछा, अम्मा लारेब और नूर कहाँ हैं? वो बोली, अली दरअसल तुम्हारे चचा की तबीयत खराब थी, इसलिए लारेब और नूर 2 दिन पहले मुजफ्फर के साथ सखर गई हैं। अम्मा ने गाजर तराशते हुए बताया। ठीक है अम्मा, मैं सुबह उनको लेने के लिए रवाना होऊंगा, मैं कहकर कमरे में चला गया। रात मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारी, अपनी बेटी के लिए आया था मगर वो यहाँ नहीं थी। सर्दियों के दिन थे, हल्की हल्की धूप निकली थी, सुबह से ही ठंडी यख बस्ता हवाएं चल रही थी। मैं नाश्ता करने के बाद अम्मा बाबा को बताकर सखर के लिए रवाना हुआ। कुछ घंटों की मुसाफत के बाद मैं चचा के घर पहुंच गया। चचा और चची खुश असलूबी से मुझसे मिले। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने लारेब और नूर के बारे में पूछा। चची, लारेब और नूर कहाँ हैं? दरअसल मेरी कुछ दिन छुट्टियां हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं उन दोनों को अपने साथ घर ले जाऊं। मैंने चाय का कप होंठों से लगाते हुए कहा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है अली? अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत पहले से बिल्कुल ठीक है, तुम उनको लेकर जा सकते हो। चची के बजाय चचा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी लारेब ने वहां आकर सलाम करने के बाद नूर को मेरी गोद में दिया। नूर बिल्कुल मेरी तरह थी, लेकिन इसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल लारेब की आंखों जैसी थी। मैंने लारेब की तरफ देखा जो मुझसे नजरें चराए वहां से चली गई। मुझे महसूस हुआ जैसे वो मुझसे नाराज हो।
दोपहर वहां ठहरने के बाद शाम 7 बजे के करीब हम तीनों रेलवे स्टेशन के लिए चचा के घर से रवाना हुए। तभी शोर की आवाज पर मेरी सोच का तिलिस्म टूटा। मैंने अर्ध गिर्द देखा तो मुझे मालूम हुआ हमारी मंजिल आ चुकी है। आज ट्रेन में बैठे हुए ये बात मैंने बहुत महसूस की, जो कि मुझे बिल्कुल हकीकत लगी कि ट्रेन में बैठा हर मुसाफिर किसी न किसी स्टेशन पर उतर रहा था। यानी हर कोई अपनी मंजिल पर उतर रहा था और कुछ मुसाफिर अनजाने ही क्यों ना सही लेकिन आपस में बातें कर रहे थे। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ दोस्तों की सूरत, कुछ अनजान बनकर रास्तों में मिल जाते हैं, लेकिन सब हमारे साथ तामुर नहीं रहते। बस वही रहते हैं जिनकी मंजिल, जिनका स्टॉप हम होते हैं। मेरे मुताबिक हम भी ऐसी ही जगह जिंदगी के सफर पर गामजन हैं, जहां लोग मुसाफिर की तरह आते और जाते रहते हैं। तो हमें लोगों के चले जाने पर गमगीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक मुसाफिर खाना है। लारेब नूर को उठाए ट्रेन से उतर चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया। मुझे घर जाकर अपनी बीवी से अपने रवैये की मुआफ़ी मांगनी थी। इसके मुश्किल वक्त में अपनी गैर मौजूदगी की तलाफी करनी थी। मेरी जिंदगी के सफ़र की वही साथी थी और दुनिया के इस खूबसूरत सफ़र में इसी ने मेरे साथ जिंदगी गुजारनी थी।